नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की ऊपरी कमाई क्या होती है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊं जिसमें आपको सभी जो भी डाउट हैं उसको क्लियर करूं, और जो आपके मन में बैठा है कि ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की ऊपरी कमाई क्या होती है जानने की उत्सुकता है, उसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो सबसे पहले हम ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेदारियां समझेंगे। जैसा कि आपको सभी को पता होगा, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी को परिवार रजिस्टर की नकल देनी होती है ग्राम सभा में, और अगर उस परिवार में कोई मृतक होता है या किसी अन्य व्यक्ति जो उस परिवार से संबंधित उसका जन्म होता है तो उस परिवार में संशोधन भी आप ही के द्वारा होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना। उसमें भी ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिव द्वारा ही यदि जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। तीसरा, मनरेगा का महत्वपूर्ण जो भी कार्य होता है वो आपके साइन के द्वारा ही कंप्लीट होगा। जब तक कि आप उसमें हस्ताक्षर नहीं करते हैं, सिग्नेचर नहीं करते हैं, तब तक कि आपका कार्य वो जो जितनी भी फाइलें होती हैं उसमें कोई भी पेमेंट, कोई भी उस पर वित्तीय कार्य नहीं हो सकता है जब तक कि आपकी उसमें सहमति ना हो। तीसरा है ग्राम पंचायतों की जो बैठकें होती हैं उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं कि किस ग्राम में और क्या बनाया जा सकता है, सड़क और नाली से संबंधित क्या परेशानियां हैं, जिसमें सभी लोग बैठकर इसमें सहमति प्रदान करते हैं। और उसमें जब सहमति सभी के ग्राम प्रधान और सचिव और सभी महत्वपूर्ण जितने भी सदस्य उस ग्राम पंचायत सभा के होते हैं उनके द्वारा जब सहमति मिल जाती है उसके बाद किसी कार्य को स्टार्ट किया जाता है। और सचिव का कार्य आज के समय में और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सभी कार्य जो हो गए हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं। पहले के तरीके ये नहीं कि आप रजिस्टर में आपने मेंशन कर दिया और आपका काम कंप्लीट हो गया। अगर आपके पास कोई जन्म पंजीकरण के लिए आता है तो आप तो पहले उसमें रिपोर्ट लगाएंगे, उसके बाद जब उस रिपोर्ट पे आदेश बन जाएगा तो फिर आपको उस पोर्टल पर जाके उसको ऑनलाइन भी करना होता है, वो भी आप ही का कार्य होता है। और आपके ये भी कार्य होते हैं कि ग्राम सभा में जितनी भी गौशाला है उनका निरीक्षण करते रहना, उसमें गायों की जो भी स्थिति है उसकी जिम्मेदारी संपूर्ण जो होती है ग्राम सचिव और प्रधान की ही होती है। मोस्टली जो होती है जिम्मेदारी वो आपको ही सभी अधिकारी करेंगे। अगर यदि कहीं पर प्रधान कार्य नहीं भी कर रहा है तो वो आपकी ही जिम्मेदारी होगी कि आप उस कार्य को कैसे भी मैनेज करेंगे, आपकी जिम्मेदारी होती है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि ग्राम पंचायत अधिकारी की ऊपरी कमाई क्या होती है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज ये क्लियर कर दूं कि ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी में जो आपको सैलरी मिल रही है और वैध भत्ते जो भी मिल रहे हैं, जो सरकार वो सभी जो मिल रहा है वो सरकार ने पहले से निर्धारित किया है, ये आपको मिलेगा। किसी प्रकार का अवैध जो पैसा है या लेना या देना, लेते हैं फिर भी कानूनी और देते हैं किसी को तो भी वो गैर कानूनी होता है। इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखकर ही इस जॉब को करनी होती है कि आपका ये नहीं कि मनमानी तरीके से आपको जो जिम्मेदारियां हैं दी गई हैं उसका आप गलत प्रयोग करें, क्योंकि नौकरी और पैसा दोनों अलग चीज होती हैं। अगर आपको सिर्फ पैसा बनाना है, कमाना है, तो और भी आप सैलरी के अकॉर्डिंग और भी जॉब देख सकते हैं जिसमें आपको हाईएस्ट सैलरी मिलती है। और अगर आपको लगता है 2000 ग्रेड पे में ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की जो नौकरी है उसमें काम ज्यादा है और मैं इस जॉब को बिना ऊपरी कमाई के नहीं कर सकता या अवैध तरीके से मैं पैसा वसूली करना चाहता हूँ, वो आपकी सोच सही नहीं है। उसमें आपकी कार्यशैली पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको ये सोच के चलना है कि आप ग्राम पंचायत की एक ऐसे आधारशिला है जिसके आधार पर आपकी जितनी भी योजनाओं में आपकी जो सहमति होती है वो सरकार तक जाती है। अगर आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं ग्राम स्तर पर किसी भी पात्र व्यक्ति की, तो उस पात्रता की जांच
का मेन जो मुखिया होता है वो आप ही होते हैं। वो जब आप यहाँ से आप किसी को पात्र बनाते हैं तो अन्य अधिकारियों द्वारा उसकी जांच की जाती है, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत की जाती है वो आप ही के द्वारा की जाती है। अब मैं आपको वीडियो और वीपीओ की ऐसी जिम्मेदारियां बताऊंगी जिसका प्रबंधन वित्तीय प्रबंधन कहलाता है, कि आप जो ग्राम पंचायत में किसी भी पैसा और किसी भी खर्च के लिए आप एक मुखिया के साथ मिलकर उस ग्राम सभा का कार्य करते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य आपके द्वारा किया जाता है वो वित्तीय प्रबंधन में सबसे पहली बड़ी और पावर जो होती है ग्राम सचिव को, उसके अधीनस्थ जो भी कार्य कर रहे हैं उनका वेतन और मानदेय देना, जिसमें सबसे पहला मानदेय के अंतर्गत आता है पंचायत सहायक। पंचायत सहायक आपकी ग्राम सभा में पंचायत भवन में कार्य करता है। जो भी आपके द्वारा कार्य बताए जाते हैं ग्राम सचिव के द्वारा, उन सभी कार्यों को ग्राम स्तर पर पंचायत सहायक के द्वारा ही किया जाता है। उसका वेतन और उसमें कटौती, उसमें उसको अवकाश देना, ये सभी जो पावर होती हैं ग्राम पंचायत सचिव की होती हैं। दूसरा, ग्राम स्तर पर आपके अधीनस्थ कार्य करता है ग्रामीण रोजगार सेवक, जो आपके मनरेगा से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जो भी भवन निर्माण होना है या तालाब में मॉडल तालाब बनाना है या अमृत सरोवर पे पेड़ वगैरह लगाना है, तो ये सभी कार्य जो होते हैं कि पहले होते थे मनरेगा के योजना के तहत। अब जो नई योजना आई है उसे जी राम जी योजना बोलते हैं। तो जी राम जी के तहत जितने भी कार्य चल रहे हैं, रोजगार दिया जा रहा है सभी को, तो उसमें जो लेबर और सभी चीज़ों की मैनेजमेंट जो कार्य करता है वो ग्राम स्तर पर ग्रामीण रोजगार सेवक करता है। आपके पास तीसरा आप जो वेतन निकालते हैं वो होते हैं आपके ग्राम पंचायत में जितने भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय जो बनाए गए हैं पब्लिक के लिए, उन शौचालयों के लिए एक केयर टेकर रखा जाता है। उस केयर टेकर का मानदेय भी आपके उस पे ही आपकी सहमति से ही निकाला जाता है। और उसके वेतन में कटौती, अगर वो कार्य नहीं करता है या अनुपस्थित रहता है तो उसमें कटौती करने का और उसके पेमेंट को रोकने का जो राइट होता है वो ग्राम पंचायत सचिव के पास ही होता है। फिर आपके पास जो होते हैं वो आते हैं सफाई कर्मी। जो सफाई कर्मी आपकी ग्राम सभा में नियुक्त है, उस सफाई कर्मी से आप सफाई व्यवस्था का कार्य करवाते हैं। यदि वो उस कार्य को सही से नहीं करता है, अनुपस्थित रहता है, या आप किसी कार्य को करने के लिए सफाई के लिए बोलते हैं और उसके द्वारा वो कार्य नहीं किया जाता है, तो आप उसके भी वेतन रोकने के लिए अपने जो उच्च अधिकारी हैं एडीओ पंचायत सहायक को आप उसको लिखित दे सकते हैं कि इस सफाई कर्मी द्वारा हमारी ग्राम सभा में कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण काफी परेशानियां हो रही हैं। और जो आपको पता होगा कि ग्राम प्रधान के साथ समन्वय करके ग्राम सचिव कार्य करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो ग्राम प्रधान की पर मंथ 5,000 रुपए जो मिलते हैं, वो वेतन तो नहीं कहूंगी, मानदेय मिलता है। तो मानदेय जो मिलता है उसको जो है ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ही निकाला जाता है। जब उसका डोंगल लगाया जाता है, डोंगल मतलब एक रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, जिसके माध्यम से आप ई ग्राम स्वराज वेबसाइट पर अपने ग्राम सभा में जितने भी लोग आपके अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं उन सभी का मानदेय जो है आप वहां पर उसको सत्यापित करेंगे, वेरीफाइड करेंगे। लिखित भी होता है और डिजिटली भी किया जाता है। पोर्टल पर सभी के वेतन आपको सभी को दिखते हैं कि आपने किसके कितने मंथ तक लगाए हैं, किसका किसका रोका गया है, सब चीजें आपको डिजिटल रूप में रहेंगी। तो आपको पता होगा कि ग्राम प्रधान का वेतन भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ही निकाला जाता है। ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य जैसे होते हैं, हैंडपंप की मरम्मत जो हमें IGRS लगभग प्राप्त होती रहती है ब्लॉक स्तर से भी और एडीओ पंचायत सहायक वहां से भी,
आती हैं लगातार शिकायतें कि यहाँ पर हैंडपंप में त्रुटि है, उसको सही कराया जाए, तो उन शिकायतों को भी दूर करते हैं। और जब हम ग्राम पंचायत भवन में जब जाते हैं ग्राम सचिव, तो वहाँ पर भी अगर लोगों द्वारा ये पता मालूम होता है कि यहाँ पर हैंडपंप की कोई समस्या है, तो हम उस हैंडपंप को रिपेयर भी करवाते हैं। और दूसरा है हो गया कार्य जैसे कि इंटरलॉकिंग। ग्राम सभा में जहाँ पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था करानी है, वहाँ पर प्रधान के साथ समन्वय करके हम लोग ग्राम सचिव जो होते हैं वो इंटरलॉकिंग का कार्य कराते हैं। जितने भी ग्राम सभा में कार्य हो रहे हैं, नाली और नाला को निर्माण कराना और उसमें कोई अच्छा पंचायत भवन बनाना, उसको मॉडल मॉडल पंचायत भवन बनाना, या उसमें कोई व्यवस्था कराना, यहाँ तक कि अगर ग्राम पंचायत भवन है तो उसमें वाईफाई रिचार्ज या अन्य भी स्टेशनरी जो भी चीजें लगनी होती हैं, सभी जो भी उसमें खर्चा होता है, उसका खर्चा जो है ग्राम पंचायत सचिव के डोंगर से वेरीफाइड होने के बाद ही उसको लगाया जाता है। मेरे कई ग्राम पंचायतों में तो ऐसे पंचायत भवन भी मिले थे जहाँ पर बिजली की व्यवस्था आज तक नहीं करी गई थी, लेकिन जैसे ही मेरी उसमें आया कि यहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही, क्योंकि एक ग्राम पंचायत भवन में व्यवस्था ना चलने का मतलब है वहाँ के गांव के लोगों की स्थिति बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो ब्लॉक के और तहसील के चक्कर लगाया करते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो मैंने इसके लिए यही किया, जहाँ जहाँ पर ऐसी स्थिति थी वहाँ पर मैंने उसको बिजली और पानी और कंप्यूटर और सीपीयू जैसी व्यवस्थाएं करवाई हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि ग्राम स्तर पर जो भी लोग हैं उन्हें कहीं दौड़ के नहीं जाना पड़े। अगर ग्राम पंचायत में ही उनको सारी सुविधाएं मिल रही, अपने ही गांव में मिल रही, तो भटकने की जरूरत नहीं है। हो सकता है पंचायत भवन उनके गांव में ना बना हो, लेकिन उसको इतना पॉसिबल करना कि वो गांव से थोड़ी दूर के, अगर बीच में कहीं ना कहीं अगर उसके ग्राम के आसपास भी ग्राम पंचायत भवन बना है, उसमें सारी सुविधाएं चल रही हैं, तो उसमें जाके वो आराम से बिना किसी डर के जाके अपना कार्य करा सकता है। और अभी जैसे शासन द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हुआ कि जहाँ पर भी लाइब्रेरी की व्यवस्था की जा सकती है, वहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था ग्राम पंचायत सचिव प्रधान के साथ मिलकर उसकी व्यवस्था करवाए। तो उसमें भी मैंने कई लाइब्रेरी जो है स्टार्ट करवाई हैं, जिसमें कि बच्चों को पहले तो ये बोला जाता था कि आप लाइब्रेरी बन गई है, लेकिन वो बंद रहती थी, उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही बैठने की व्यवस्था थी, बस दिखाने के लिए वो लाइब्रेरी थी। लेकिन मैं जिस ग्राम पंचायत में गई वहां पर मुझे दिखा ऐसी समस्या, तो मैंने उसको करने का प्रयास किया। देखिए, जो भुगतान की प्रक्रिया होती है दो वित्त के द्वारा किया जाता है। पहला जो होता है वो राज्य वित्त होता है, जो अभी 5वां वित्त आयोग चल रहा है। और प्रशासनिक कोई खर्च करते हैं, जैसे ग्राम सचिव जब कार्य करता है तो कई सारे मुझे मतलब फाइलों की जरूरत होती है, क्योंकि गांव में जितने भी कार्य होते हैं उनकी फाइलों को बनाना, उनको मेंटेन करना, और किसी का जन्म मृत्यु पंजीकरण अगर आप कर रहे हैं तो उसको हार्ड कॉपी में उसे देना ऑनलाइन करने के बाद। और तो उसमें स्टेशनरी का जितना भी आपका खर्च होता है वो प्रशासनिक में जाता है। आप अपने प्रशासनिक स्तर से हैंडपंप रिपेयरिंग करा सकते हैं। ग्राम पंचायत बहुत दिनों से उसमें साफ सफाई नहीं है, तो उसको साफ करा के उस पर सफाई व्यवस्था का वो कर सकते हैं। अभी एक और योजना चल रही है शासन की तरफ से, ओएसआर खाता। ओएसआर खाता इसलिए ग्राम स्तर पर स्टार्ट किया गया है कि जो भी ग्राम पंचायतें हैं वो अपनी सेल्फ की इनकम बना सके। सेल्फ की इनकम अगर बनेगी उसकी, तो वो जो विकास के लिए हम सरकार पर डिपेंड होते हैं कि मुझे जब तक पैसा सरकार नहीं देती है, किस्त नहीं आती है, तब तक हम किसी भी विकास कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो उसके लिए सरकार ने ऐसा किया है कि अब जो 6वां वित्त आयोग लगेगा उसमें सरकार ने कहा है कि जितने भी लोग ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम विकास अधिकारी हैं वो अपने स्तर से ग्राम सभा में प्रधान के साथ समन्वय करके आप ग्राम पंचायत के अंदर जो भी सुविधाएं हैं उनसे ही ओएसआर की धनराशि
एकत्रित करें। अब OSR उसमें आप क्या निकालेंगे, तो देखिए आप ग्राम पंचायत में जो है साफ सफाई के लिए आप जैसे RC सेंटर का संचालन करते हैं, तो उसमें आप 1-2 रुपए या 5 रुपए तक टैक्स लगा सकते हैं। दूसरा है कि आप जैसे आपके यहाँ बारातशाला आपने बनवाई है, उसका निर्माण कराया, तो कई गरीब लोगों का उसमें शादी वगैरह होती हैं, तो उसमें भी जब वो उतना करते हैं तो थोड़ा बहुत आप कर व्यवस्था उस पर लागू कर सकते हैं। तीसरा है जैसे अब ग्राम स्तर पर ही जब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं तो लेट फीस भी कई लोगों की आती है। और लेट फीस का मतलब ये होता है जो लोग 21 दिन के बाद अप्लाई करते हैं जन्म के लिए और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो उनको क्या करना पड़ता है, लेट फीस देनी पड़ती है कि आपने इतना लेट क्यों। तो लेट फीस के नाम के लिए आपके जो ग्राम सभा में है उसमें जो पैसा एक्स्ट्रा देना है वो आप किसी को हैंड टू हैंड देने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन उसमें जमा करेंगे। OSR में आप परिवार रजिस्टर की अगर यदि OSR के तहत निकलवाते हैं परिवार रजिस्टर, तो परिवार रजिस्टर जब आप निकालते हैं तो उसकी न्यूनतम शुल्क 30 रुपए तक आप उसमें ऑनलाइन ये OSR खाता कोई ऑफिशियली ना ही सचिव का होता है, ना ही ग्राम पंचायत का, ना ही प्रधान का होता है। ये खाता होता है ग्राम पंचायत का, जिसमें एक स्कैनर लगा होता है। स्कैनर के द्वारा आप उसमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ग्राम सचिव को या पंचायत सहायक या किसी के द्वारा आप उसको कैश देके आप ऑनलाइन उसको पैसे उसमें डलवा सकते हैं। तो ये सुविधा करने से ये हो गया कि ग्राम पंचायतें जो अभी तक 100% पैसा सरकार से लेती थी, सरकार ने निर्देश जारी किया है कि जो ग्राम पंचायतें जो 20% अगर OSR सबमिट करती हैं अपना ग्राम पंचायतों का, तो 80% तो वो सरकार अपने वित्त में देगी, लेकिन जो 20% बचता है वो पैसा OSR में जो 20% बचता है वो तभी दिया जाएगा जब OSR वो अपना जनरेट करेगी। अगर आपकी ग्राम सभा बड़ी है और फिर भी आपका OSR जनरेट नहीं हो रहा, तो सरकार की नजरों में ये जाता है कि आप द्वारा जो भी पैसा लिया गया वो जमा नहीं कराया गया, क्योंकि आपने सुविधाएं दी लेकिन उसका शुल्क नहीं लिया। न्यूनतम शुल्क जो इसमें OSR में रखा गया है वो 30 रुपए का रखा गया है। जैसे कि आप ग्राम पंचायत स्तर से ही खसरा है, खतौनी है, इन सभी को निकलवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड योजना चल रही है, उसको भी ऑनलाइन ग्राम पंचायत भवन से करवा सकते हैं। आधार कार्ड में कोई संशोधन यदि है तो आप अपनी ग्राम पंचायत भवन से ही, कुछ ग्राम पंचायतों को आधार सेंटर भी बनाया गया है और आगे कुछ और लोगों को बनाया जाएगा ग्राम पंचायतों को। राशन कार्ड में कोई यूनिट चढ़वानी है या राशन कार्ड के लिए नया अप्लाई करना है या फैमिली ID जैसी योजनाओं का लाभ लेना है, फार्मर रजिस्ट्री इस समय चल रही है तो फार्मर रजिस्ट्री करवानी है, तो उसमें आपको न्यूनतम शुल्क 30 रुपए देके आप ऑनलाइन जमा कर दीजिए OSR खाते में और आप अपना ऑनलाइन करवा लीजिए। OSR खाते का उद्देश्य यही रखा गया है कि राज्य सरकार चाहती है जो ग्राम पंचायतें हैं वो अपने इनकम आय का स्रोत जो है खुद आत्मनिर्भर हो, और उससे जो इनकम जनरेट होगी उससे विकास में जो भी उसको कमी लगती है कि यहाँ पर ये विकास होना चाहिए, उसमें उस पैसे को वहां पर विकास कार्यों में खर्च कर सकती है। सबसे लास्ट आपकी वित्तीय प्रबंधन में ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, मैं कहूँगी। इस पर कई ग्राम पंचायत सचिव और वीडियो तक सस्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि गौशाला की जो मॉनिटरिंग करना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी ग्राम सचिव की होती है। तो इसमें करना क्या होता है कि आपके ग्राम पंचायत में जो गौशाला होती है उसमें आपको ये निगरानी देखनी होती है कि जितने गौवंश आपके हैं उपस्थित उतने ही गौवंश की आपको डिमांड लगानी है। जब आप पर डे प्रतिदिन आपने डिमांड लगा दी, उसके बाद आप मंथली एक डिमांड जनरेट करते हैं जिसमें आपको दिखाते हैं कि कितना हरा चारा, कितना भूसा और कितना चोकर या चूनी खिलाया गया है। फिर उसके बाद जो आपकी डिमांड लगाएगी उसको कुछ 1 या 2 महीने के अंतर पर जो है उसी गौवंश की संख्या के आधार पर आपको पेमेंट आता है, जो कि गांव की गौशाला के नाम पर होता है।
उसमें क्या होता है कि ये पैसा अब कैसे निकलेगा, तो ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान का एक ज्वाइंट अकाउंट होता है, जिसके माध्यम से दोनों के जब तक साइन नहीं होते हैं तो गौशाला की जो ये पेमेंट है रिसीव नहीं मतलब एक एक के साइन के द्वारा ये नहीं निकाला जा सकता। जब दोनों के साइन हो जाती हैं तभी गौशाला का भुगतान बैंक द्वारा होता है। इस पैसे का प्रयोग ये करते हैं कि जिन मैंने उससे लिया था ये चारा, चोकर और भूसा, जिस टेंडर वेंडर से लिया था उसको मुझे भुगतान देना होता है। इन सभी कार्य को करने के बाद भी आपकी जवाबदेही यहीं से खत्म नहीं हो जाती कि आपने सारी व्यवस्थाएं सही कर ली, नाली इंटरलॉकिंग और खड़ंजा को मरम्मत करा लिया और गौशाला की डिमांड मनमाने तरीके से लगा दिया, तो उससे आपकी जिम्मेदारी नहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि इसकी जवाबदेही आगे तक आपको देनी पड़ती है। यदि आपके द्वारा एक भी कोई गलत पेमेंट आपके द्वारा किया जाता है तो उसकी ऑडिटिंग आपको कई वर्षों तक देनी पड़ती है, क्योंकि जो भी आपने भुगतान किए हैं एक वित्तीय वर्ष में, जैसे कि अभी चल रहा है 2025-26 वित्तीय वर्ष, तो 2025 और 26 में जितने भी भुगतान किसी ग्राम सचिव या वीडियो द्वारा किए जाते हैं उनकी ऑडिटिंग भी की जाती है, जिसके लिए ऑडिटर्स अलग से आते हैं, और उसमें कोई वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो आपके लिए अलग से नोटिस और आपका ट्रांसफर या सस्पेंड भी हो सकते हैं। ऑडिटिंग जब होती है तो आपने जितने भी कार्य कराए हैं उनके बिल, वाउचर, रिकॉर्ड में सभी की जांच की जाती है कि जो आपके द्वारा लगाए गए वो वास्तविकता में सच था, कार्य कराया गया था या नहीं कराया गया था। तो केवल मेरा ये कहना है कि केवल फाइल पे साइन आपके हो जाने से आपका कार्य खत्म नहीं हो जाता है। ये आपकी जवाबदेही हमेशा रहेगी। आपका अगर ट्रांसफर भी हो जाता है उस क्लस्टर से, तब भी आपके टाइम पे जो कार्य कराए गए थे उसमें कोई अनियमितता पाई गई, तब भी आप जवाबदेही आप ही को देनी पड़ेगी। उसके उस संबंध में यदि किसी अधिकारी द्वारा आरटीआई या किसी चीज में आपसे उसमें मांगा जाता है और आप नहीं दे पाते हैं उसका जवाब, तो इसका मतलब आपको यही कहा जाएगा कि आपने वित्तीय अनियमितता की और इसके लिए आप दोषी पाए जाएंगे और अवैध तरीके से पैसा वसूलने के लिए आपको उसका दंड भी दिया। योजनाएं सरकार की चल रही हैं सब पारदर्शी तरीके से हैं, और जितना भी आपके द्वारा साइन किया जाता है या कार्य करवाया जाता है या वेतन भुगतान किए जाते हैं सभी की मॉनिटरिंग की जाती है ऊपर से। ऐसा नहीं कि आपने कोई अनुपस्थित था उसको उपस्थित दिखा के पेमेंट कर दिया, क्योंकि आज का समय वो नहीं है कि आपने वित्तीय अनियमितता की और आप पकड़े न जाए। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप कार्य जितने भी कर रहे हैं ऐसा करें कि आपको कभी डर न लगे कि मैंने कुछ गलत किया है, ठीक है। क्योंकि मेरी सोच यही है कि आपका ट्रांसफर भले ही 10 जगह हो जाए, लेकिन आप ऐसी अनियमितता ना कीजिए कि आपकी जगह पर जब कोई आए तो लगे कि उसको कि कुछ गलत किया है और आपको भी लगे कि आपको डर लगे कि मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, कुछ लोग मान लेते हैं कि जनता से अधिक काम पड़ता है तो कर्मचारी गलत तरीके से पैसा कमाता होगा, लेकिन ऐसा मान लेना सही नहीं होता है, क्योंकि हर जगह हर विभाग में कुछ है वो ईमानदार और सही होते हैं। इसलिए किसी नौकरी का चुनाव मेरे अनुसार यही है कि आप किसी नौकरी का चुनाव इस आधार पर मत करें कि वहां ऊपरी कमाई होती है। आप उस जॉब को क्यों कर रहे हैं उसका उद्देश्य आपको ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर जाकर क्या और अच्छा करने का आपका उद्देश्य है, या इस जॉब में जाने पर मेरी क्या और जिम्मेदारियां मेरे पर आएंगी और वहाँ की क्या कार्यशैली है, कार्य का क्या दबाव है, क्या कार्य करने पड़ते हैं। इन सभी चीज़ों को जानकारी लेनी चाहिए, न कि उस पर अनियमितता और वित्तीय प्रबंधन का वो करना चाहिए कि मुझे ये बताइए कि इसमें क्या ऊपरी कमाई होती है। वीडियो में मैं आप लोगों को एक अपडेट और देना चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि दीदी ऐसा कोई चैनल बता दें या बुक लिस्ट बता दें जिसके द्वारा मेरा एग्ज़ाम जो है वीडियो का और वीपीओ का निकल जाए। तो मैं बताती हूँ कि जब मैंने एग्ज़ाम अप्लाई किया था 2018 में, तो उस समय जो सिलेबस था वो चेंज था। उस समय जो 50 नंबर की रीजनिंग आती थी, 50 नंबर का जीके आता था और 50 नंबर की हिंदी आती थी। और इस समय जो है पेपर पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। जो हमें
प्रशिक्षण में सिखाया जाता है वो आपको जो एग्जाम में आपके पूछा जा रहा है। तो पेपर पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए। मैं कोशिश करूंगी कि जो पंचायती राज से संबंधित जानकारी है वो मैंने जो प्रशिक्षण में सीखा है वो मैं आपको जरूर दूं, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आएंगे। पूरा पंचायती राज ही उसमें पूछा गया, सिलेबस में रखा गया है। और जो यूपी जी के और कंप्यूटर के तैयारी है वो आप किसी भी बेसिक बुक से, जिससे आप पढ़े हो पहले कंप्यूटर या टीपीएससी के समय जिस बुक को किया हो उसको कर लीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जिस भी टॉपिक को पढ़िए उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि मेरी जॉब में सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि मैंने जो भी पढ़ा था उसको 10 बार प्रैक्टिस किया था। और मैं आगे भी तैयारी कर रही हूँ उसके लिए। आप लोग जैसे कह देते हैं कि आप एक बुक सजेस्ट कीजिए, तो मैंने लूसेंट और उस पे परीक्षावाणी बुक से काफ़ी ज़्यादा कुछ क्लियर किया है। और कभी मेरे पास एनसीईआरटी बुक भी है जिसमें अगर कोई चीज़ मुझे डाउट आती है तो मैं उससे देख लेती हूँ। बाकी अगर किसी ऐसे सब्जेक्ट में जो जीके का हो या जीएस का हो या मैथ या रीजनिंग का हो जिसमें आपको कोई इशू आता हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आप लोग जितने भी टॉपिक पूछे जा रहे हैं यूपीटीपीएससी और वीडियो वीपीओ में अन्य जो वैकेंसी आ रही है यूपीटीपीएससी की उसमें कंप्यूटर पूछा जा रहा है, तो उनके पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कीजिए और यूपी जीके के भी पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कीजिए। और जो आगे जो आपको तैयारी ये रखनी चाहिए कि पीवाईक्यू सॉल्व करने के दौरान आप ये भी देखें कि मुझे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए अपने कंप्यूटर और यूपी जीको को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखी है यूपीटीपीएससी में जितने भी सिलेबस अपडेट हुए हैं उसमें यूपी जीके और कंप्यूटर सब में पूछा जा रहा है। क्योंकि आज के समय वो नहीं रहा है कि पहले साइन कर दिया और काम हो गया। आजकल जब तक आप कंप्यूटर नहीं चला लेंगे किसी चीज को कर ही नहीं सकते। ये जो जिस जॉब को वीडियो और वीपीओ की तो जॉब को छोड़िए, अन्य जॉब जो आज हो रही हैं उसमें भी हर चीज डिजिटल हुई जा रही है। हर फाइल को अपलोड करना है, हर फाइल को उसको पीडीएफ बनाना, हर फाइल में कुछ ना कुछ करेक्शन करना है, किसी को डाटा बनाना है। कभी आ जाता है कि गांव में जाइए और डाटा बना के लाइए कंप्यूटर पे। तो हर तरीके के कार्य जब कंप्यूटर से ही करने हैं तो क्यों ना उसको अच्छे से सीख लिया जाए। और जिसने भी अभी टीपीएससी ना किया हो और ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की अब जो आने वाली भर्ती उसमें तैयारी करना चाहता तो अभी से वो अप्लाई कर दे। उसके साथ साथ ही कंप्यूटर की तैयारी करता रहे, ताकि जैसे ही यूपीटीपीएससी का पेट 2026 का एग्जाम होता है उसमें अच्छा स्कोर अपना लाइए और फिर उसके बाद अपने वीडियो और वीपीओ की वैकेंसी में अप्लाई कीजिए। और जो पहली वैकेंसी आपकी आएगी वीपीओ की वो 4000 समथिंग आएगी। आप लगातार मुझसे जुड़ रहे हैं और मुझसे सवाल करते हैं और लगातार मेरे वीडियो पर आप लोग कमेंट करते हैं। इससे मुझे बहुत मतलब ये लगता है कि मैंने जो बनाया उस मेहनत को सफल हुई है। तो आप चैनल पर लगातार बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।